जारी है जनसंदेश प्राइम टाइम। हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं महंगाई सरकारी है। जी हाँ, ये महंगाई सरकारी है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, वेल इंडिया से सीनियर रिसर्चर हैं नेगी साहब, असफर फरीदी साहब भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश शर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और इस सब के बीच सरकार जहां जनता को आंकड़े बताती है तो वो डॉलर और बैरल के खेल में पेट्रोल और कह सकते हैं कि पेट्रोलियम से जुड़ी दूसरी चीज़ों के दाम ऐसे घुमा देती है कि जनता के समझ में नहीं आता कि आखिर वो जो पैसा अपनी जेब से पेट्रोल भरवाने के लिए निकाल रहा है उसका कितना हिस्सा कहाँ जाता है। ये समझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेल का खेल आखिर है क्या? कैसे डाला जा रहा है आपकी जेब पर डाका? चलिए हम समझाते हैं आपको। हर बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत का हवाला देकर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने से सरकार का खजाना बढ़ता है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम समझाते हैं आपको। फिलहाल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $110 प्रति बैरल चल रहा है। लेकिन बैरल का मतलब क्या होता है? एक बैरल में 158.9 यानी करीब 159 लीटर तेल होता है और $110 में रुपए सीधे औसतन 45 से गुणा कर देते हैं यानी 4,950 रुपए। इसका मतलब 4,950 रुपए का 159 लीटर तेल। तो 1 लीटर तेल कितने का हुआ साहब? 4,950 रुपए को 159 से भाग कर देते हैं यानी 31 रुपए 13 पैसे। अब इसे साफ करने धोने का खर्च यानी रिफाइनरी का खर्च भी जोड़ लेते हैं। 2 रुपए और जोड़ लीजिए, मतलब 33 रुपए 13 पैसे। अब इसे पाइपलाइन से होकर गुजरना पड़ता है तो कहीं टैंकरों से भी पहुंचना पड़ता है। 85 पैसे उसके भी जोड़ लेते हैं। 33 रुपए 13 पैसे से बढ़कर हो गए 33 रुपए 98 पैसे। चलिए मोटा मोटा 34 रुपए मान लेते हैं। अब 50 पैसे पेट्रोल पंप मालिकों को भी दे दीजिए, हो गए 34 रुपए 50 पैसे। आंकड़ा फिर से याद कर लीजिए, 34 रुपए 50 पैसे। ये 1 लीटर पेट्रोल की ही कीमत है, 34 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। पड़ गए ना सोच में कि आखिर 34.5 रुपए के पेट्रोल के आप 63 या 68 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं, यही तो है तेल का खेल। क्योंकि इस कीमत के बाद इस पर आपकी सरकार इससे भरती है अपना खजाना यानी लगाती है टैक्स। वो टैक्स भी इतना कि असल कीमत दुगनी के बराबर हो जाती है। भारत में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर करीब 48 से 51% तक टैक्स पेट्रोल पर लगाती हैं। जाहिर है अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब सरकार के खजाने में भी ज्यादा पैसा जाएगा। तो अब आपकी समझ में आ ही गया होगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं तो जनता की जेब हल्की और आंखों में गुस्सा भले ही आ जाए, लेकिन सरकार का मुनाफा कैसे बढ़ता है? यही वो खेल है जो अर्थशास्त्रियों से सजी यूपी सरकार देश की जनता के साथ खेल रही है और जनता आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम पर ठगी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। जी हाँ, आर्थिक नीति के नाम पर ठगी जा रही है देश की जनता। आपको शायद इससे पहले मालूम भी नहीं होगा कि केवल 34 रुपए का तेल आप तक पहुंचते पहुंचते 63, मुंबई तक पहुंचो तो 68 रुपए का हो जाता है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कद्र टैक्स ले रही है इस देश की सरकार। वो देश की जनता पर महंगाई का बोझ डालने को तैयार है, लेकिन अपना खजाना थोड़ा सा कम बढ़ जाए ये उसे मंजूर नहीं है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेगी साहब मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, असफर फरीदी साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश शर्मा जी के पास चलेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़े हुए। दिनेश शर्मा जी, टैक्सेशन का सिस्टम हम अभी देख रहे हैं और आपने भी रिपोर्ट सुनी होगी, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 34.5 रुपए का तेल दोगुनी कीमत पर जनता तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि यही टैक्सेशन का सिस्टम था जो आपके वक्त में भी था। ये वही टैक्सेशन का सिस्टम है जो पिछले 50 साल से देश ढो रहा है। बदला कब जाएगा? नहीं, देखिए, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का
कि वर्तमान परिस्थितियों का संदर्भ हमको लेना चाहिए जब ये दाम एकदम से बढ़ रहे हैं। पहले इतने दाम नहीं बढ़े थे कि हमारे वहां 3 लोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए शर्मा जी टोक रहा हूं आपको, आपकी सरकार के वक्त में भी वो दौर आया था जब 130 और 135 बैरल तक पहुंच गया। अलग चीज है, दाम बढ़ना अलग चीज है, और आपका जिस रेशियो में दाम बढ़ रहा है वो बढ़ना अलग चीज है। हमारे वहां एक बार अगर दाम बढ़ा है तो इनके वहां 7 बार दाम बढ़ा है। मैं उसकी तुलना करके इस विषय को खत्म नहीं करना चाहता। आज 3 लोग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़े हुए हैं। एक तो हैं चिदम्बरम जी, दूसरे हैं मनमोहन सिंह आलूवालिया जी, और तीसरे हैं मनमोहन सिंह जी। इनकी अर्थनीति भारतीय परिदृश्य में ना होकर अमेरिकन सिस्टम को लेकर चल रही है। आज हवाई अड्डे का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं देश को बड़ा दिखाने के लिए। सड़क और 7 स्टार होटल को बनाकर देश बड़ा नहीं होता। देश को बड़ा करने के लिए लघु उद्योगों को और जो दस्तकारी उद्योग और कृषि हैं इनके बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देखिए तो इनके 3 चीजों के बजट हमेशा कम किए जाते हैं और भारी उद्योगों के बजट को हमेशा बढ़ाया जाता है। जो ये असंतुलन है, जो हमारा जो आयात और निर्यात का भी असंतुलन जो पैदा कर रहे हैं कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात को हम बढ़ाने पर, निर्यात प्रबंधन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था की नीति है, एक ना एक दिन हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में नहीं होगा, और जो फेवर में नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो हमारी कीमतें तेजी के साथ बढ़ती हैं। हम अमेरिका की तुलना करते हैं, गांधी जी के उस वाक्य को भूल जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं, बहुत लोगों के हाथों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए, यानी बहुत रोजगार का सृजन होना चाहिए। और जो कृषि प्रधान जो देश हो वहां पर इस प्रकार की जो सिस्टम है उसको लागू करके देश के विकास का, जो विकास की दर को बढ़ाने की जो डपोल संघ की घोषणाएं हैं उनको करने से देश बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, बहुत सही बात आपने कही है, और इसी बात पर चर्चा करने के लिए आर्थिक पहलू, आपने आर्थिक नीति की पोल खोलने की कोशिश की है। ये वाकई में कितनी सटीक बात है जानने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हुए विवेक नेगी साहब। नेगी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि देश की आर्थिक नीति कहीं ना कहीं मात खा रही है। जीडीपी हम कहते हैं कि दहाई के अंकों में पहुंचेगी, 2 साल हो गए, अब तो लगातार अनुमान भी गिरता चला जा रहा है। अब जब अनुमान भी गिरता चला जा रहा है तब तो सरकार को मानना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, जैसे कि इन्होंने बात की है ट्रेड डेफिसिट की, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपना जो जीडीपी ग्रोथ 10% का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब जरूरी चीज़ों का तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री में है। अब चीनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चावल का एग्जाम्पल ले लीजिए, गेहूँ का एग्जाम्पल ले लीजिए, और बाद में जब जरूरत पड़ती है उन्हीं चीज़ों को दोबारा से हम इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादा प्राइसेस पर, तो उससे क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन के बीच जब आप जान रहे हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट की जो सीमा है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जितना हमारा मॉनेटरी फंड होना चाहिए वो आपके पास नहीं है, आप जीडीपी का गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इन्फ्लेशन जो इन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उसको तो काबू में करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमाई भी होती है। तो एक बात यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि सरकार जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करती है तो उस पर उसको ड्यूटी मिलती है, जब वापस उसको इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। तो इस खेल में आम आदमी मर रहा है। अल्टीमेटली देखा जाए, एक तो उसको उसी चीज का दाम ज्यादा देना पड़ रहा है और उसके ऊपर वो टैक्सेस भी पे कर रहा है। तो ये तो देश को आप खड्डे में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल खड्डे में लेके जा रहे हैं। वाकई में सोचने की बात है कि सरकार सोच किस दिशा में रही है। फरीदी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरी स्थिति हमारे सामने, तस्वीर बिल्कुल साफ है, और यहाँ देखने की बात ये है कि अब जो हालात बनते जा रहे हैं, सरकारें क्या वाकई एमएनसी की तरह चलेंगी? क्योंकि 34 रुपए का तेल अगर 68 रुपए तक जा रहा है, आपका मुनाफा भी आप कमा रहे हैं और उसको घटा नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बढ़ा आप कीमतों को रहे हैं उसमें अपने मुनाफे को कम से कम काट के रख लें और उतना ही बढ़ाएं जितना बढ़ाना ज़रूरी है? देखिए, एमएनसी की तरह काम नहीं कर बल्कि एमएनसी के लिए काम कर रही है। अगर एमएनसी की तरह काम करती तो कम से कम जो उसके अपने लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। यहाँ बदकिस्मती से जो जनता, ये हमारी सरकारें जो हैं वो कहा जाता है कि जनता की सरकार है, उसको कहाँ पर फ़ायदा हो रहा। अब ग्रेट रिसेशन 1930 के बाद फिर ये 2008 में आया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ा। अब उन्हीं नीतियों को आप लेकर के चल रहे हैं। क्या कभी ये नहीं सोचा गया कि अगर भारत में उस तरह की स्थिति पैदा होगी तो अमेरिका तो बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से और दूसरी जगहों से सबसे बड़ा कर्जदार वही है दुनिया का, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ क्या सूरत हाल पैदा होगी? हमारे यहाँ जो खर्च किया जाता है, अगर 1 करोड़ 1 रुपया खर्च किया जाता है तो उसका आम जनता को कितना फायदा मिलता है, कितना फायदा पहुंचता है, ये हमने कभी कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की। और सिर्फ मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि दिल्ली में जो फ्लाई ओवर्स बने हैं,
जी। उसका इस्तेमाल आम जनता कितनी करती है, कितने परसेंटेज जनता को उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। साइकिल के लिए कहीं पर कोई सड़क नहीं है दिल्ली में, पैदल चलने वालों के लिए सड़क नहीं है दिल्ली में, और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं बड़े लोगों के लिए जो गुजरते हैं। यानी 1 अरब का फ्लाईओवर है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे ज़्यादा नहीं, जबकि 1 लाख लोगों को उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अहम सवाल है और यहाँ से कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं? क्या वाकई ये स्थिति वो है जबकि सरकारें उस जनता के बारे में सोच नहीं रही है जिससे वो वोट लेकर गद्दी पर बैठती हैं? ये वाकई में सवाल बहुत अहम है और इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि ये महंगाई सरकारी है। ये महंगाई सरकारी क्यों है? इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।